नमस्कार, लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन आपकी कक्षा 8 के इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पहला अध्याय पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आज अपन आपके दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इससे पहले अगर आपने अध्याय 1 के संपूर्ण पार्ट नहीं देखे हैं, तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखना है क्लास 8 इतिहास, और वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और उसके बाद में आपको क्रमानुसार वीडियो दिए हुए वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो आज अपन दूसरे पार्ट की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़िया, चलो किताब निकाल लें बढ़िया आराम से, और मैं जहाँ अंडरलाइन करूँ वहाँ आपको भी अंडरलाइन करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बातें समझनी है। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपने फ़ोन की वो क्या बोलते हैं वॉइस बढ़ा लीजिएगा, और क्वालिटी थोड़ी क्लियर नहीं है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी हर एक मोबाइल के अलग अलग होती है। तो आप ये चीज़ें कर लेना। और आवाज़ में और भी दिक्कत आ रही है तो आप एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हाई लेवल पे बोल के आपको नहीं पढ़ा रहा, बस नॉर्मली वॉइस के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलो, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो अपन ने पहले पार्ट के अंदर एक शब्द देखा था, औपनिवेश, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसमें अपने को पता चल गया था कि भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती है और किस तरीके से वो एक मतलब सत्ता स्थापित कर देती है, तो ये पूरे अपन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में एक कहानी सुनाता हूँ कि मतलब किस तरीके से लोग आए थे। देखो, हुआ यूं था कि 1498 के अंदर एक भारत में व्यक्ति आया जिसने खोज की थी 1498 में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इनकी करियो भारत की खोज करी। हटायो यानी हम पहला आयो अपने केरल है नहीं, केरल केरल तट पे आया था सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहले वहाँ आया था। तो ये जब भारत के अंदर आया था तो भारत के लोगों को देख के वो देखा, हो दिस इज़ वेरी काला आदमी। अपन कहे वो भाई एड़ो गोरो आदमी आयो, कटू आयो। तो अपन वाले लोगों ने उसकी बहुत सेवा साकरी की। अब वो पहली बार आया तो अपनी भाषा जानता नहीं था, तो उसने इशारों से काम चलाया और यहाँ आया और इधर उधर देखा। तो अपने यहाँ भारत के अंदर जो थे वो मसाले बहुत ज़्यादा थे। मसाला का मतलब, अब चाय में जगह मसाला ना कौन दे मसाले, और ये जो मसाले होते हैं वो हमेशा होते हैं गर्म। जैसे अदरक होती है, अपन कहने ये थोड़ा घनी अदरक मत नो कि छा में नहीं तो चाह गर्मी कर दे, या फिर वो जितने भी अपन डाले इलायची फोटा जो भी डालते हैं, तो ये मसाले गर्म होते हैं। और जो अंग्रेज जहाँ से आया था वहाँ पे ठंडा इलाका था, और यहाँ पे इन गर्म मसालों की बहुत ज़रूरत। अब देखो, सर्दी का मौसम हो और आपको बढ़िया एक कप मस्त अदरक वाली चाय लेके दी जाए तो वाह, मज़ा आ जाए ना। तो वही मामला था। तो यहाँ ये जो वास्को डी गामा जिस क्षेत्र से आया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, और वहाँ इन गर्म मसालों की बहुत ज़रूरत थी। और अपने यहाँ पे ये जो गर्म मसाले होते थे इनको कोई जानता ही नहीं था, बकरियाँ खाती थी इनको, अपने वालों को पता ही नहीं था कि ये जड़ी बूटियाँ भी है काम गई, तो अपने घुनत खाओ था। तो एंड के करियो वास्को डी गामा कहो, ये जो है ना ये बहुत मस्त चीज़ है, आप मेरी गाड़ी में रख दीजिए। तो अपन घोना दे, अपन भाई मिनक दे क्यों केटा इंग घोना होना हो तो ही चारण ले जाते हो। तो अपने वाले यहाँ ने क्या किया, राजा नाजा ये छोरो यार कटिया भंटे एक दो रेंगे नाव मादे। तो पहले नाव ही आते, मतलब जो पानी में चलने वाली जो नाव थी उसमें से ही आते जाते थे। तो राजा ने आदेश दे दिया, छोरा जा चारे कट्टा भरन टेक आएंगे नाव माते केटा भाई आपड़े घोना हो 3-4 तो चारण ले जाते हो। लेकिन वो यहाँ से गर्म मसाले लेकर के अपने देश चला गया वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उसने ये मसाले इतनी ऊंचे दाम में बेचे कि उसके आने वाली 4-7 पीढ़ियाँ है ना आराम से बैठे बैठे खा सकती थी। अब ठंडा लालच बड़ी डिग्री कुत्ती चीज़ हो है। अब वास्को डी गामा भले लालच आयो हालो पास, तो एक आयो, दो आया, तीन आया, यूँ करते करते घना अंग्रेज आया यार भारत में। अब ऐसे ज़्यादा भारत में आने लगे तो यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजाओं से कहा कि भाई हम आपके यहाँ पे आए हैं, हम व्यापार करेंगे, हमारा काम है बिजनेस करना, आप अपना शासन कीजिए, हम हमारा व्यापार करेंगे, आपके ना हम दखल अंदाजी देंगे ना आप हमारे दखल अंदाजी देंगे। तो अपन कहे भाई तू यूँ तू व्यापार कर दूँ कौन, यही समझदार होता। कई राजा कह दियो ले भाई कर ले, कोई दिक्कत कौन, पड़ी है जमी अपने घड़ी है बाप दादाओं की, कोई टेंशन कौन, तू व्यापार कर। और कोई राजा था जिसने कहा नहीं हम ऐसे व्यापार करने नहीं देंगे, हमारे को टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने, कुछ राजाओं ने उनसे टैक्स वसूला, और धीरे धीरे उन कंपनी वालों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने
अपने भारत के आंतरिक मामले के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू किया कि कौन सा राजा कब बन रहा है, किस तरीके से, मतलब भिड़ावनी शुरू करी। और फिर अंग्रेज़ों को पता चल गया कि क्यों ना हम भी यहाँ के राजा बन जाए, और फिर वो बाद में राजा बन गए, सत्ता स्थापित कर दी और भारत के ऊपर कम से कम 100 साल तक राज किया। तो आ पूरी स्टोरी है जो कि अपन ई पार्ट में पढ़ो। ठीक है, तो हमें शुरू करो पाठ। भाषा बिल्कुल समझ में आ रही है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अभी पाठ अपन शुरू करते हैं। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो हमें इंग मो आपने हाथी क्लास थे पढ़ी हुई कि भाई दिल्ली सल्तनत होती, दिल्ली सल्तनत के मायने राजा हो या अलग अलग, ठीक है ना। पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा आ गए, फिर अंग्रेज आए, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी थी। तो उसके अंदर अपन ने मुगलों को पढ़ा था। जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाहों को अंतिम राजा कौन हो? तो देखो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था। यानी भारत के ऊपर मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम जो बादशाह थे, शक्तिशाली यानी पावरफुल आदमी जो थे, वो थे औरंगजेब, और वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले रखा था। 1707 में, कौन सी डेट? 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। देखो अब इधर थोड़ा समझो आप भाई, और पूरा भारत है मान लो, ये भारत के माते अंतिम शासक कौन है? मुगलों की तरफ हूं। मुगलों का अंतिम शासक कौन? मुगलों का अंतिम राजा कौन? तो अंतिम राजा है बहादुर, क्या नाम है इसका नाम? औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब। अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब पावरफुल आदमी था, बढ़िया खतरनाक। तो औरंगजेब जो है वो 1707 में मर जाता है। क्या कर जाता है? 1707 में मर जाता है। और 1707 में मरने के बाद में जो छोटे छोटे सूबेदार और जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो क्या करते हैं? अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। जैसे देखो आपकी स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर नहीं आए और आपके बाकी वाले टीचर है, तो वो तो आपको इतना ज़्यादा रहते नहीं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ में ही रहते, तो आपको इतना मारने पीटने का काम नहीं करते। ठीक है ना। और प्रिंसिपल सर आए नहीं और वही सर रहे, तो आप अपनी ताकतें दिखाना शुरू करें नहीं। कोई क्लास में लड़ाई करेगा, कोई पिटेगा, कोई ठोकेगा, कोई किसी की सिमटियाँ काटेगा, है कोई किसी का डुक्का मस्काएगा, इस तरह की हरकतें करेगा। तो यही वापस दिल्ली के अंदर होता है। तो 1707 में क्या है? उनका प्रिंसिपल कौन है? ये औरंगजेब मर गया, आपका प्रिंसिपल जिंदा है, ठीक है ना, वो अभी तक जिंदा है। तो औरंगजेब मर गया, और मरने के बाद में जो छोटे मोटे सूबेदार और बड़े जमींदार थे, वो क्या करते हैं? अपनी ताकतें दिखाने लगते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 18वीं सदी के बीच में ही अंग्रेज यहाँ भारत में आ चुके थे। ठीक है ना। राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों की एक ताकत है उभरने लग गई थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? ध्यान रखना, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले पहल अंग्रेज छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे कि भाई अंग्रेज भारत में आए थे तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम भारत के ऊपर कब्जा करेंगे, भारत के ऊपर शासन करेंगे, ऐसा उनका कोई उद्देश्य था ही नहीं। तो फिर ऐसी क्या घटना हुई या ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था? ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इधर देखो एक चित्र दिख रहा है, और इस चित्र को पढ़ते हैं। क्या है कि कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों का एक कैप्टन है जिसका नाम है हडसन, के द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई। ओके, गिरफ्तार कर लिया, तो अपने पर्सन बन गया कि गिरफ्तारी किसने की? तो कैप्टन हडसन ने। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर था नहीं, और तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का मैं तो बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुए, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जाफर
को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। यहाँ पे थोड़ी स्टोरी सुनो। आप आ चीज़ पढ़ी कि औरंगजेब हो बिंग बाद में कोई शक्तिशाली शासक हो ही कोई, भारत में कोई शक्तिशाली राजा हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ अपने को जानकारी देखने को मिलती है कि जब अपने भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन औरंगजेब कब मरा भाई? औरंगजेब कब मरा? 1807 में मरा या 1707 में मरा? औरंगजेब मरा था 1707 के अंदर। औरंगजेब कब मरा? औरंगजेब मेरा था 1707 के अंदर। तो औरंगजेब के बाद में एक मोटा मोटी शासक के रूप में देखा जाए तो आपके इसको देखा जा सकता है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को क्यों पकड़ा गया कैप्टन हडसन के द्वारा और उनके बेटों को क्यों मार दिया गया? तो हुआ यूं था कि अपने भारत के अंदर हुई थी एक क्रांति जिसका नाम है 1857 की क्रांति। आपने पहले की किताबों में पढ़ रखा होगा, राजस्थान का अध्ययन के अंदर देख रखा होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी और किस तरीके से क्या मामला था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारी क्या किए, दिल्ली गए। यहाँ से छोटी मोटी सैनिक छावनियाँ थी उन सबको लूटा, लूटने के बाद में दिल्ली गए। दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि कोई अगर अपना दिल्ली से साथ दे ना तो अपन अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, वरना नहीं भगा सकते। तो उस समय दिल्ली में जो शासन कर रहा था वो था आपका ये बहादुर शाह जफर, मुगलों का शासन था और बहादुर शाह जफर यहाँ काम कर रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बहादुर शाह जफर से लेटर लेके इजाज़तनामा लेकर के यहाँ पे व्यापार कर रही थी। अब यहाँ के सैनिक बेचारे परेशान थे उनसे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच के बहादुर शाह जफर के कमरे में घुस गए, चाकू लेके। जफर को बोला जफर आपको हमारा नेता बनना पड़ेगा। जफर की तो मौत अटकी पड़ी, बोले अब करूँ तो करूँ क्या। अब बेचारा जफर परेशान था अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जो है उसको बार बार टॉर्चर करते थे व्यापार के लिए कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, आप हमारे को इजाज़तनामा दीजिए। अब बहादुर शाह जफर जो है वो उनसे टैक्स भी नहीं ले सकता कि आप यहाँ व्यापार करोगे तो हमारे को टैक्स लीजिए, क्योंकि उसने अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बढ़िया एकदम बाटली में उतार रखा था, सेट कर रखा था बराबर। तो बहादुर शाह जफर भी परेशान कि यार अंग्रेज बेटा करे तो अणुताइए, और अपने भारत के सैनिक वहाँ पहुँच गए। तो भारत के सैनिकों ने जो 1857 की क्रांति के जो विद्रोही सैनिक थे वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जफर को कहा कि जफर आप टेंशन ना लो, अगर एक बार ये अंग्रेज चले गए ना तो हमारी गारंटी आप वापस वैसे ही राजा बनेंगे जैसे आप बाप दादा थे। जफर के मन में लड्डू फूटे, जफर कहे मजो आयो, अंग्रेज जाता रही मरी आगा तो कम कम पे बढ़िया शहन की जिंदगी तो जियो, लोगों को माते बढ़िया सही तरीके से शासन करो। तो जफर को बड़ा चने के पहाड़ पे चढ़ाया गया, चने के झाड़ पे चढ़ाया गया। जफर ने बोला आगे मजो आप ही राजा। अब जब सुबह पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 1857 की क्रांति का जो नेता है या जो लीडर है वो कौन है, जफर है। अब जफर ने ना तो लड़ाई की, ना जफर कभी मैदान में गया, ना उसने कुछ किया, बिना कुछ किए ही कंपनी ने जफर को दोषी मान लिया, क्योंकि सैनिकों की चाल थी। सैनिक वहां पहुंच गए, सैनिकों ने कहा अपना लीडर जफर। अब जफर के मन में भी लड्डू फूट रहे थे कि भाई मजा आ गया, अपन बन गए शासक। तो मामला दोनों तरफ से गड़बड़ा गया, ठीक है ना, मामला दोनों तरफ से गड़बड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ भाई साहब जफर को कर लिया कैद, 1 मिनट आप रुकना, जफर को यहाँ पे कैद कर लिया गया। ओके, तो अपन यहाँ पे देख रहे थे बहादुर शाह जफर के बारे में, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति के अंदर अपने भारत की क्रांतियों का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व करने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग गया था कि ये जो विद्रोह हुआ है इस विद्रोह में कहीं ना कहीं इसका हाथ है, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इनका अधिकारी था हडसन, उसने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया बेटों सहित। तो बहादुर शाह जफर को तो यहाँ से दिल्ली से बाहर निकाल दिया। बहादुर शाह जफर को कहा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, और तो इसके बेटे थे इनको इनके सामने ही मार दिया, ठीक है। चलो, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना देखो। अब देखो ब्रिटिश, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, ये यहाँ से आई थी, ब्रिटिश आइसलैंड। ये लोग यहाँ से आए थे, ये यहाँ से जहाज लेकर आए थे सेंट हेलेना। सेंट हेलेना के बाद में आए थे केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक आए थे। तो पहले जो भारत की खोज में जितने भी लोग आए थे ना वो यहाँ से वापस चले गए कि इससे आगे कोई देश है ही नहीं, ठीक है ना, इससे आगे कहीं देश है ही नहीं। कैप ऑफ गुड होप से जितने भी लोग आए थे, जैसे कोलंबस भी आया था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन बाद में वो अमेरिका की तरफ चला गया, उसने अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो यहाँ तक आते थे, कैप ऑफ गुड होप से वापस चले जाते, लेकिन जो वास्को डी गामा वो यहाँ तक पहुँचा था, केरल के तट तक यहाँ पहुँचा था, ठीक है। और ये 18वीं सदी में भारत के अंदर रास्ते जाने का मैप है, ठीक है ना।
तो ये रास्ते जाते थे मुंबई, मुंबई से मद्रास, ये फिर कोलकाता, ये इधर कैटोन और इस तरफ से होकर के ये रास्ते समुद्री जहाज़ों के माध्यम से जाते थे। ठीक है, चलो यहाँ नाम है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है, किस तरीके से शासन करती है, वो सारी की सारी जानकारी अपन इसमें देखने वाले। ठीक है भाई, चलो। क्या हो गया, क्या हो गया, ये बंद हो रहा है क्या, चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है? ओके, पता नहीं ये कोई जूम वूम हो गया है या पता नहीं क्या है। हाँ, चलो देखते हैं, 2 मिनट में सही हो जाएगा शायद। हम्म तो पूर्व के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का आना किस तरीके से होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है, क्या बातें बनती है, वो चीज़ें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरा व्यापार पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब ये कंपनी अपने भारत में तो आ चुकी थी, अब भारत में आ गई थी व्यापार करने के लिए। तो इस कंपनी को 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी IIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी, अब इंग्लैंड के अंदर जिस राजा का शासन चलता था, जैसे अपन ने पार्ट में अपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि ब्रिटेन की रानी, सॉरी ब्रिटेन की जो सत्ता का था उसका नाम ब्रिटेनिया कहा जाता था। ठीक है ना, अब ये ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की जो महारानी है उसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा, चार्टर का मतलब है इजाजतनामा, एक ऐसा लेटर मिल गयो कि आप पूर्व की तरफ व्यापार कर सकते हैं। मेरी भाषा में समझो, अपन बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी के, बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से करना, समझना, ताकि आपको सारी डेट याद रहती। अपन बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग गए थे अपने महारानी के पास में, कहा था कि भाई हम पूर्व में ऐसे देश हैं वहाँ पे अपन व्यापार करना चाहते हैं और आप हमारे को लेटर लिख के दीजिए। तो महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर अधिनियम अर्थात इजाजतनामा दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि पूर्व, पूर्व का मतलब ये पूर्वी क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो आप पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अर्थात इजाजतनामा कब प्राप्त हुआ, 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। किसने दिया, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। तो इजाजतनामा ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं इजाजतनामा लेकर। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। देखो कितनी मजेदार बात है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से चार्टर अधिनियम ये जो लिया था, इजाजतनामा जो लिया था, इसके अंदर लिखवाया था कि पूर्व के अंदर केवल और केवल जो कंपनी व्यापार करेगी उसका नाम है IIC, इसके अलावा कोई कंपनी उनके साथ में व्यापार या उनकी होड़ में व्यापार नहीं करेगी। जैसे कि ये व्यापार करती थी मसालों का, तो इसके टक्कर देने वाली कोई कंपनी उधर से यहाँ आकर के व्यापार नहीं करेगी इंग्लैंड की तरफ से। अब ये इतना मामला साहिब हो गया और ये सारी जानकारी उस इजाजतनामे में लिखी हुई थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। ये पूरी की पूरी बात इस चार्टर अधिनियम में लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी कि इस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सस्ती कीमतों के ऊपर चीजें खरीदती थी भारत से और उच्च कीमतों में यूरोप के अंदर बेचती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब इसको पता था कि अपन ने यहाँ पे चार्टर ले रखा है तो अपने होड़ में कोई नई कंपनी नहीं आएगी। जैसे आप देखो कॉलगेट अपन जो करते हैं ना, टूथपेस्ट करते हैं ना, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के साथ में और कई कंपनियां आ रखी है, कॉलगेट की आ रखी है, क्लोजअप की आ रखी है, लाल डाबर की आ रखी है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जब एक ही क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियां होती है तो उस चीज़ को या जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको डर सताता रहता है कि कहीं अपने को नुकसान नहीं हो जाए। तो इनको कोई किसी प्रकार की टेंशन थी नहीं कि कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती। अब देखो कंपनियों में क्या सिस्टम होता है, कंपनियों में क्या सिस्टम होता है कि अगर उनकी होड़ करने वाली कोई कंपनी नहीं है तो वो एक ही कंपनी रहती है।
जैसे कि आप उदाहरण ले लो कि आपकी गली में जो कांदा बेचने वाला एक ही दुकान है और दूसरे कांदे लाने के लिए आपको कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वो एक कांदे वाले की जो दुकान है, वो कांदे वाला आपके कांदे का मूल्य बढ़ा सकता है, यानी वो मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि उसके होड़ में कोई दुकान है ही नहीं दूसरी। तो उस ज़माने में भी यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के होड़ में कोई दूसरी कंपनी थी ही नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी वो अपना मूल्य लगा सकती थी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सका। अब ये जो शाही दस्तावेज था, जो इनको इजाजतनामा दिया गया था, ये जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों को यहां आने के लिए नहीं रोक सका। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट तक छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोज यात्री वास्को द गामा ने सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर सबसे पहले आने वाली विदेशी जो ताकत है उसका नाम है पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। और कौन आता है? वास्को द गामा, जो 1498 में भारत पहुंचा और उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ध्यान रखना ये चीज। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर पार व्यापार की संभावनाएं तलाशने में आए थे। अब देखो, सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली, पुर्तगाल के बाद में आए थे डच। कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी में यहाँ पे डच आते हैं, हिंद महासागर को पार करते हुए व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे, और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ आने लगते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन? सबसे पहले पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में आए थे डच, और डच के बाद में कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। समझ में आया बात? तो ध्यान रखना, भारत के अंदर आने वाले विदेशी ताकतों में सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद में डच, डच के बाद में फ्रांसीसी। ये क्या है? व्यापार का। देखो, वाणिज्यिक, ये क्या चीज है? वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसे कहा जाता है वाणिज्यिक। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े। अब देखो, भारत की कौन सी चीजों की जो मांग थी यूरोप में सबसे ज्यादा थी? तो ये है भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती थी, और ये व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंद के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्ती को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। अब देखो, इस बात को वापस समझो। ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी भर काम आएगा। अब अपन ने इजाजतनामा ले लिया, इजाजतनामा लेकर के व्यापार करने के उद्देश्य से पूर्व की तरफ निकल चुके, ठीक है। और पूर्व की तरफ निकले, लेकिन यहाँ बात करें भारत में, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, और उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसके साथ में और भी बहुत सारी कंपनियां आ गई थी यूरोप से, तो वो कंपनियां क्या कोशिश करती थी? एक जैसा माल खरीदना पसंद करती थी, क्योंकि यूरोप में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वही व्यापार चीज़ें खरीदेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी वही चीज़ें खरीद रही है और उनके साथ में जो कंपनियां और आई है वो भी यही चीज़ें खरीद रही है। तो भारत में उन चीज़ों की थोड़ी जो कीमत है वो बढ़ गई, और जैसे कीमतें बढ़ी तो उन कंपनियों को मुनाफा कम होने लग गया। कंपनी को लगा कि भाई साहब ये मुनाफा किस वजह से कम हो रहा है, कि दूसरी कंपनी आ गई इसकी वजह से, ठीक है। तो भारत से वो कौन सी चीज़ें खरीदते थे? सूती कपड़े, रेशम की मांग थी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें चाहिए थी उनको।
अब ऐसी स्थिति हो गई कि भाई साहब दूसरी कंपनी की वजह से अपने को मुनाफे में कमी हो रही है, तो कंपनी क्या सोच रही थी कि या तो जो अपने सामने जो कंपनी खड़ी है उसको नष्ट कर दे, या फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, या ऐसा किया जाए कि यहाँ जितने भी बाजार है उस पूरे बाजार के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। या फिर वो सोचते थे कि भाई जब ये कंपनी अपने जहाज़ में सामान भर के जाएगी तो उसकी जहाज़ को डुबो देते हैं, या सामने लुटेरे भेज देते हैं, रुकावटें खड़ी कर देते हैं, या माल लदे जहाज को रोक देते थे पूरे पूरे। या फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि ये जो व्यापार है पूरे हथियारबंद तरीकों से चलने लगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जहाज भरा और जहाज के अंदर जितना भी सामान है साथ में 10-20 लोग हैं वो हथियार लेकर के खड़े रहते थे कि कोई दूसरी कंपनी वाला इस जहाज के ऊपर अटैक नहीं कर दे। तो इसके लिए क्या हुआ कि इस कंपनियों को आपस में टकराव बढ़ गया, और टकराव बढ़ा तो धीरे धीरे स्थानीय लोगों के साथ में भी टकराव बढ़ गया। तो जैसे भाई मेरे खेत में से कोई निकल रहा है और मेरे खेत में लड़ाई होती है, तो मैं जाके क्या कहूँगा, ए भाई देख मार खेत में नहीं लड़ाई करनी, ये थार घरे जाओ। अपन ऐसे कहेंगे ना, देख भाई मार खेत में लड़ाई नहीं करनी थी, थार घर जान लड़ाई करो, थार खेत में लड़ाई करो। तो जब इस तरीके से समस्या आने लगी तो एक आध झापड़ उस खेत वाले की भी लग जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो लड़ाई है वो स्थानीय शासकों के साथ में भी लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब अपन पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में कब, बंगाल में कब आती है। देखो चार्टर इनको कब मिलता है, चार्टर कब मिलता है, देखो चार्टर मिला था 1600 ईस्वी में। कब मिला था, 1600 में मिला था। और बंगाल में कब आ रही है, 1651 में। अब देखो कितना टाइम लग गया, 50 साल टाइम लग गया। 1600 में इनको क्या मिला है, चार्टर अधिनियम मिल गया था इनको व्यापार करने का, ठीक है ना। 1600 के अंदर इनको व्यापार करने का अधिनियम मिल गया था। तो यार क्या है, 1600 के अंदर इनको चार्टर मिला था, लेकिन ये व्यापार करने भारत में कब आ रही है, 1651। ठीक है, तो बंगाल के अंदर कब आ रही है, देखो पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कहाँ पे है हुगली नदी, बंगाल के अंदर, यानी जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ पे। कौन सी नदी, हुगली नदी। हुगली नदी के अंदर या हुगली नदी के पास में 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। कंपनी व्यापार यहीं से अपना काम कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। एक एक चीज़ को बढ़िया अच्छी तरीके से समझना है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1651 में, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है और यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। और इस फैक्ट्री के अंदर उस ज़माने में जो काम करते थे उसको कहा जाता है फैक्टर। और इस फैक्टर में वेयर हाउस था, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आपकी हुगली नदी, ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ठेका, इसके अंदर काम कौन कर रहे हैं, फैक्टर। और फैक्टर के अंदर एक पास में ही घर बना हुआ होता था जिसके अंदर जो चीज़ें निर्यात की जाती थी उसको भेजने के लिए रखा जाता था, जिसे कहा जाता था वेयर हाउस। ठीक है, इसे कहा जाता था वेयर हाउस, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 कब की बात है, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब किला बनाना क्यों शुरू किया, क्योंकि कंपनी के किसी भी माल की चोरी नहीं हो जाए, या फिर दूसरी कंपनी के जो लोग हैं वो उसका सामान को चुरा नहीं ले, इसलिए तो कंपनी ने किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमीन खरीदी। अब देखो, अब कब की बात है, 1696 में, और दिल्ली में कौन है, मुगल है। तो इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद उसने मुगल के जो अफसर हैं उनको रिश्वत दे करके 3 गांव खरीद ली। इसका मतलब है कि मुगल के जितने भी अफसर हैं वो रिश्वतखोर हैं, तो जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। तो 3 गांव में से एक गांव का अपने को नाम मिलता है जिसका नाम है कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब ये बात मेरी भाषा में समझो। कंपनी वाला लोग 1651 में अपने भारत में आया, हुगली नदी किनारे जगह देखी, क्या वहाँ एकदम जगह बढ़िया है, चारों तरफ पूरी तरीके से मतलब कंट्रोल किया जा सकता है इलाका, और यहाँ अपन कंपनी स्थापित
करते हैं। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे भाई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगान कॉम धंधो हरू करियो। अब जैसे ही काम चल रहा था तो उसमें जो काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनको फैक्टर कहा जाता था, और फैक्ट्री में जो जितना भी माल आता था उसको यूरोप भेजना होता था। उस यूरोप में भेजे जाने वाले माल के लिए अलग से रूम बनाए गए थे जिनको कहा जाता था वेयर हाउस। ठीक है, फिर बात करो 1696 की। 1651 में हरू हुई है। 1696 में क्या हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फैलने लगी, व्यापार जैसे जैसे बढ़ने लगा तो कंपनी को और ज़रूरत पड़ी, कंपनी का व्यापार चारों तरफ फैलने लगा। तो उस कंपनी ने क्या किया, किला बनाना शुरू कर दिया। किले का मतलब है चारों तरफ दीवार, और जैसी दीवार बनाने शुरू की तो जगह की जरूरत पड़ी। तो जगह की जरूरत के लिए उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दे करके 3 गांव खरीद लिए, जिसके अंदर आपका कोलकाता शामिल है। बाद में उसको कोलकाता कहा जाता था, उस समय उसका नाम कालिकाता था। और उस समय दिल्ली के अंदर जो शासन कर रहा था, दिल्ली के सुल्तान की बात करें, दिल्ली का सुल्तान कौन? औरंगजेब। औरंगजेब, जिसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है। लेकिन अपन कब की बात कर रहे हैं? 1696 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आ रखी थी, आईआईसी को कि लगता था कि अपन एक काम करें भाई, अपने को इंग्लैंड से तो लेटर मिल गया है कि भारत में व्यापार करना है, यानी पूर्व के देशों के अंदर व्यापार करना है, लेकिन यहाँ का जो शासक है वो कौन है? दिल्ली का सुल्तान। क्यों ना अपन इससे भी एक ऑर्डर ले लें कि भाई आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला रोज ही नहीं गोलियों टेके इन्हें औरंगजेब ने जा ए डपा तेरे से 4 रुपया सही है मार्गन ले रहा, व्यापार करने दे डपा तेरे घर को केजे। तो ये रोजाना इसको गोलियां देते। अब औरंगजेब ने भी तंग आकर के क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, देखो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया। अब औरंगजेब ने गोलियों दे दे डपोल बना बना तैयार कर लियो कि भाई साहब तू माने एक फरमान दे दे, और ई फरमान में यो लेकर कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे उसका 1% भी टैक्स आप लोगों को नहीं देंगे, ऐसा एक आदेश तू हमारे जारी कर दे, और तेरे को जो चाहिए वो हम देंगे, बाटली बोतल जो भी तेरे को चाहिए वो हम देंगे। तो औरंगजेब को डपोल बना करके इन्होंने क्या किया, देखो इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, यानी बिना टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। और फरमान का मतलब क्या है? एक शाही आदेश। और अगर एक बार ऐसा प्राप्त हो जाए तो कंपनी के बल्ले बल्ले। कंपनी वाले सोच रहे थे अपने को इतना फायदा हो रहा है और इसके बदले अगर ये एक ऐसा आदेश जारी कर दे तो अपने तो मजा पड़ जाए, और उन्होंने जारी करवा भी लिया। ठीक है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। अब इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते? अब देखो, अब मजो की हुए बताऊँ बात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि भाई कंपनी एक फरमान जारी करी जिसके अंदर लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करेगी और कोई टैक्स नहीं देगी। अब इसके बदले बंगाल के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था? मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान इस बात का विरोध कर रहा। किस बात का विरोध कर रहा? मुर्शिद कुली खान क्यों विरोध कर रहा था? अब देखो, क्योंकि मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप वहां पे फ्री व्यापार कर सकते थे, लेकिन वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे स्थानीय व्यापारी क्या करते थे? टैक्स देते थे। किसको टैक्स देते थे? दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली का जो सुल्तान था उसको टैक्स देते थे, दिल्ली के शासक को टैक्स देते थे। जब दिल्ली के शासक ने कहा कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्री व्यापार करेगी, तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि अगर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको टैक्स नहीं दे रही है तो हम क्यों टैक्स दें। और इस मामले में विरोध कौन कर रहा है? इस मामले में देखो यहाँ पे लिखो, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उनको ये छूट नहीं थी,
लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। अब बंगाल के अंदर राजस्व वसूली कम हो गई, ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरुद्ध क्यों न करते। तो उन्होंने भी विरोध किया कि भाई अगर ये इस तरीके का मामला होगा तो अपने को राजस्व मिलेगा ही नहीं। और आपको पता है कि आपने 7th क्लास या पीछे के क्लासों में पढ़ा है कि जितने भी शासक हुए हैं उनकी आय का एकमात्र स्रोत कौन? राजस्व वसूलना, यानी टैक्स वसूलना। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया एक चित्र जो 1867 में तैयार किया गया। देखो यहाँ पे ये किला बनाया गया दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये व्यापार हो रहा है, जहाज़ें खड़ी है, ये देखो। ठीक है, आगे देखो, व्यापार से युद्ध तक का सफर। अब देखो व्यापार से युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि भाई युद्ध की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि वहाँ होड़ करने वाली कंपनियां ज़्यादा थी और उस समय ये लगता था कि जो व्यापार है वो केवल हथियारबंद तरीके से किया जा सकता है। तो अब कंपनी जो है वो व्यापार से युद्ध का रूप कैसे धारण करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में धीरे धीरे समझना है कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है ना, बंगाल के नवाबों और कंपनी का टकराव बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, तो आपको पता होगा कि उस बंगाल के नवाब ने भी विरोध किया था कि कंपनी फ्री व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन औरंगजेब ने आदेश जारी कर रखा था। तो देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकतें दिखाने लगे। अब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब मरने के बाद में वो ताकत दिखाने लगी कंपनी को, भाई साहब औरंगजेब तो मर गया, अब उसने आदेश जारी किया, उसका हम क्यों पालन करें, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान, देखो मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसके बाद में औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब के बाद में कौन बनता है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला शासक बनता है। ये सभी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि हमारे पापा ने भले ही आपको आदेश दिया था कि आप यहाँ पे फ्री व्यापार करें, लेकिन हम उस आदेश की पालना नहीं करेंगे, आपको हमारे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये जो शासक थे ये थोड़े शक्तिशाली माने जाते थे। आगे देखो, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए। अब देखो ये लोग क्या मांग कर रहे थे, ये लोग मांग कर रहे थे कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए। नजराने का मतलब है टैक्स। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया। अब उसे क्या किया गया, उससे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसे किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया गया। अब देखो औरंगजेब के मरते ही उसके सामने समस्या आएगी। क्या समस्या आई? सबसे पहली समस्या आई कि कंपनी को कहा गया कि अगर आप व्यापार करोगे तो आपको हमारे को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि कंपनी अपने खुद के पैसे नहीं बना सकती, जब क्या कहा गया कि सिक्के डालने से उसको मना कर दिया गया। और तीसरी ये कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते, किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। देखो, और कंपनी के ऊपर क्या दे दिया गया, धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया और कहा गया कि कंपनी की वजह से बंगाल के अंदर जो सरकार है या बंगाल के अंदर दिल्ली सल्तनत की जो सरकार है उसको राजस्व वसूली है जो बहुत ही कम होती जा रही है। नवाबों की ताकतें कमज़ोर पड़ रही है, कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं है और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखकर और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके की समस्या दिल्ली के अंदर शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि अगर इस तरीके की स्थिति अगर आ जाती है तो कंपनी और जो वहाँ के जो नवाब है उनके बीच में लड़ाई होना फिक्स है। क्या क्या समस्या होगी? देखो सबसे मोटी समस्या, ये समस्या आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी के व्यापार के उद्देश्य से उसका युद्ध का रवैया कैसे बना, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे सबसे मोटे कारण ये है कि जैसे ही औरंगजेब मर गया, औरंगजेब के मरने के बाद में उसके पीछे के जो संतानें उसकी शासक बनी वो क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से रोक रही है। क्यों रोक रही है? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रही है कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप सिक्के नहीं डाल सकते और आप
किलेबंदी नहीं बढ़ा सकते। आप धोखाधड़ी कर रहे हैं जिससे बंगाल को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है और नवाबों की जो ताकतें वो कमज़ोर हो रही है। आप टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है और उनके जो अफसर है वो अपमानजनक चिट्ठियाँ लिख करके नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये इतनी समस्या थी। आगे देखो, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब कंपनी क्या कह रही है? कंपनी इसके बदले क्या जवाब दे रही? कंपनी कह रही है कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों का मतलब ऐसी मांगे जो पूरी नहीं की जा सकती, से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते चले गए और इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब जो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो युद्ध है एक तरीके से बढ़ने लग गया था, युद्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, यहां तक मामला समझ में आया। अब आगे देखो, प्लासी का युद्ध 1757 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। अब 1757 में कौन मर गया? अली वर्दी। 1756 में कौन मर गया? अली वर्दी खान मर गया। ये मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। और जो कठपुतली है उसका मतलब क्या है कि यह एक खिलौना होता है जिसके आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो देखो, अपन ने यहाँ ऊपर देखा था कि इस तरीके से कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच में गर्माहट चलने लग गई थी। लेकिन 1756 के बाद में क्या हुआ कि अली वर्दी खान है वो मर गया। अली वर्दी खान के बाद में जो शासक बना वो सिराजुद्दौला बना था। लेकिन कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसा कठपुतली शासक बना दिया जाए जो हमारी बातें मान ले आसानी से और हमारे को जो चीज़ें चाहिए उसमें देने के लिए किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करे। भाई उनको कहा कि भाई हमारे को टैक्स चाहिए तो वो आराम से टैक्स दे सकता है, या हमारे को दूसरी चीज़ें चाहिए तो वो आराम से दे सकता है। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। अब कंपनी ने फुल प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को हटा दे। सिराजुद्दौला के हटाने के बाद में अपन किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को, जो सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी है, उसको सपोर्ट करके शासक बना दे। लेकिन कंपनी इस बात में कामयाब नहीं हुई। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के आंतरिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोक दे, बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को शक्तिशाली शासक क्यों मानती थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला से भय क्यों लगता था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला की जगह कठपुतली शासक बनाना क्यों चाहती थी। तो ध्यान रखना, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और कंपनी को इस बात से भय था कि सिराजुद्दौला काफ़ी ताकतवर है और वो यहाँ व्यापार कराने में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से वो वहाँ पे कठपुतली शासक बनाना चाहती थी जिससे उनको व्यापार में किसी भी तरह की आनाकानी करने की परेशानी नहीं हो। लेकिन जब ये सारी कोशिशें हार गई कंपनी, तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अगर व्यापार करना है तो हमारे को टैक्स दे, किलेबंदी रोक दे और हमारे राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। अब इस बात को कंपनी मानने को तैयार नहीं थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार के अंदर जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसके ऊपर हमला बोल दिया। नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। अब नवाबों की जो फौजों थी उनको कंपनी के अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। नवाबों की फौजों ने क्या किया, कंपनी के जितने भी अफसर थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया और गोदामों के ऊपर ताला लगा दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख शुरू किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर, अब कलकत्ता जैसे ही हाथ से निकला तो मद्रास के अंदर एक ऑफिसर तैनात था जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया
गया। अब देखो पूरा लड़ाई का मामला शुरू हो गया, ठीक है ना, पूरा लड़ाई का मामला शुरू हो गया। अब तक जब बात हो रही है वो कौन सी डेट की हो रही है, 1756 की हो रही है, ठीक है। फिर 1757 के अंदर एक बड़ा युद्ध होगा। 1756 में क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हुई, तो 1756 में मोटी चीज़ तो ये हुई कि अली वर्दी खान मर गया, सिराजुद्दौला शासक बना, और इनके बीच में ये बातें हुई कि भाई साहब आपको व्यापार करना होगा, नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, आप हमारे राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दें। ये मामला हुआ और ये मामला सही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर क्या हुआ कि 1756 के अंदर 30,000 सैनिकों के साथ में सिराजुद्दौला जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कासिम बाजार में जो फैक्ट्री बनी हुई थी उसके ऊपर हमला कर देता है, सैनिकों को पकड़ देता है और सब कुछ गबा गब हो जाता है। उसके बाद में ये होता है कि कलकत्ता भी उनके हाथ से निकल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तब मद्रास के अंदर तैनात था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ से सेना रवाना होती है और इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, आखिरकार नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब काफ़ी समय बाद, काफ़ी लंबे टाइम तक उनके बीच में सौदेबाजी चली कि आपको हमला नहीं करना है, आपको जो जितना राजस्व या टैक्स चाहिए हम दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस बात को सिराजुद्दौला ने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट नहीं करने के बाद इन दोनों सेनाओं के बीच में आपस में एक लड़ाई होती है जिसका नाम बनता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, 57 में रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध होता है। नवाब सिराजुद्दौला की हार, देखो नवाब इस युद्ध के अंदर नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति, एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को उसका नवाब बना दिया जाएगा। तो इस स्टोरी को पूरा अच्छी तरीके से वापस देखो। क्या आप जानते, देखो क्या आप जानते हैं कि प्लासी का ये नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम प्लासी है, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी, यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता है। प्लास के फूल जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका उपयोग अपन होली के ऊपर करते हैं। तो ध्यान रखना, जो गुलाल आपका बनता है वो प्लास से बनता है, तो आपको प्लास से प्लासी याद रखना है, और प्लासी के अंदर क्या मैटर हुआ वो ध्यान रखना है। तो ये पूरा युद्ध शुरू होने, ये ऐसी स्थिति होने पर क्या हुआ, मद्रास जैसे यहाँ से निकला, सॉरी कलकत्ता जैसे यहाँ से निकला, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, वो मद्रास में तैनात था। वो युद्ध करने के लिए आ रहा है किससे, सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला से युद्ध करने आ रहा था। उससे पहले उसके बीच में बहुत सारी बातें हुई कि भाई साहब आप युद्ध मत करिए, आप सौदेबाजी कर लीजिए। लेकिन आखिर 1757 के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर रॉबर्ट क्लाइव युद्ध करने आता है और सिराजुद्दौला युद्ध करने आता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब हार क्यों हो जाती है, क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, जिसका नाम क्या था, देखो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर नाम था। मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों ने उसको ये लालच दिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके तेरे को शासक बना देंगे और तू अपने बंगाल का शासक बन जाना और आराम से मज़े करना। तो ये उसकी बातों में आ जाता है और अंत समय में क्या होता है कि ये सिराजुद्दौला का साथ नहीं देता है। एक सैनिक टुकड़ी लेके आने वाला था लेकिन सैनिक टुकड़ी लेके नहीं आता है, जिसके कारण वो सिराजुद्दौला हार जाता है। और यहाँ आपको पिक दिख रहा है, इसके अंदर सिराजुद्दौला का चित्र दिखाया गया है। आगे देखो, महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लैडर्न हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लैंडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह एक ऐसी ही सभा का चित्र है। तो ये लंदन के अंदर बंदी हुई बैठक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठक होती थी वहाँ पे। व्यापार तो चल रहा है भारत में, लेकिन इनका जो हेड ऑफिस था वो था लंदन में, ठीक है ना, वहाँ पे इनकी बैठकें होती थी और बातचीतें होती थी, ठीक है। तो आगे की जो चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।